फॉर द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सोचिए अगर आपको सिर्फ इसलिए नौकरी देने से मना कर दिया जाए क्योंकि आप किसी खास शहर से हैं, या आपकी मर्जी के खिलाफ आपको 24 घंटे काम करने पर मजबूर किया जाए, या फिर आपको आपको बिना कोई वजह बताए पुलिस गिरफ्तार कर ले जाए, आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? हाँ, किसके पास जाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब भारतीय संविधान के सबसे शक्तिशाली हिस्से में छिपा है, मौलिक अधिकार। बिल्कुल। और ये सिर्फ कानूनी सवाल नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की हकीकत है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा हमें दी गई एक गारंटी बुक। गारंटी बुक, वाह! जी, ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे सरकार भी पार नहीं कर सकती। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक वादा है। कैसा वादा? हर नागरिक को सम्मान, आजादी और बराबरी से जीने का मौका देने का वादा। तो आज हम इस गारंटी बुक के पन्ने पलटेंगे, लेकिन एक क्लास की तरह नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कहानियों और असल जिंदगी के उदाहरणों से समझेंगे कि ये अधिकार आखिर हैं क्या और ये हमें इतनी ताकत कैसे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इन अधिकारों का आइडिया आया कहाँ से, और लोग इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? ये शब्द तो ब्रिटेन से जुड़ा है ना? बहुत अच्छा सवाल है। हम्म। देखिए, मैग्ना कार्टा जो था वो 1215 में इंग्लैंड में बना दुनिया का पहला अधिकार पत्र था। तो एक तरह से जब भी कहीं अधिकारों की बात होती है तो ऐतिहासिक सम्मान देने के लिए उसे मैग्ना कार्टा कह देते हैं। अच्छा, तो ये एक सम्मानजनक शब्द है। हाँ, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों का जो ढांचा है, जो असल बनावट है, वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। अच्छा। फर्क बस ये है कि अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स बाद में जोड़ा गया था, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हें संविधान की नींव में ही रख दिया, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। और इनकी सबसे खास बात क्या है? मतलब ये किसी आम कानून से अलग कैसे हैं? 3 बातों से। पहली, ये वाद योग्य हैं, जस्टिशिएबल। वाद योग्य, ये थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है। अगर सरकार आपके किसी अधिकार को छीनती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मतलब एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल। आप कह सकते हैं, संविधान ने मुझे ये हक दिया है, इसे लागू करें। दूसरी बात, ये असीमित नहीं है। इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। यहीं पर मुझे एक सवाल पूछना है। युक्तियुक्त प्रतिबंध, ये तो एक बहुत बड़ा लूपहोल जैसा लगता है। कौन तय करेगा कि क्या युक्तियुक्त है और क्या नहीं? इसका तो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आपने नस पकड़ ली। यही सबसे बड़ी बहस का मुद्दा रहता है। ये तय करने का अधिकार न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स के पास है। सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन उसकी वजह जायज होनी चाहिए। जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता। अगर कोर्ट को लगता है कि सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, तो वो उस प्रतिबंध को हटा सकती है। अच्छा। और तीसरी खास बात, यह अधिकार स्थायी नहीं है। संसद इन्हें बदल सकती है, लेकिन एक सीमा है। केशवानंद भारती केस वाली। बिल्कुल। 1973 के केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप बदलाव कर सकते हैं, पर संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। और मौलिक अधिकार तो उस मूल ढांचे का दिल है। ठीक है, तो ये वो गारंटी है जिन्हें हम कोर्ट में जाके लागू करवा सकते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो मूल रूप से हमारे पास कितनी गारंटियां, यानी कितने अधिकार थे? मैंने सुना है पहले 7 थे। बिल्कुल, शुरू में 7 थे, लेकिन एक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसने बहुत बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई छेड़ दी। वो क्यों? देखिए, आजादी के बाद सरकार को जमींदारी खत्म करनी थी, जमीन सुधार के कानून बनाने थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार इसमें आड़े आ रहा था। कई सालों तक सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक खींचतान चलती रही। अच्छा। आखिरकार 1978 में 44th संशोधन के जरिए मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया। तो क्या अब संपत्ति रखने को कोई अधिकार ही नहीं है? अधिकार है, लेकिन अब वो मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300A के तहत। और इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अब सरकार सार्वजनिक हित के लिए, जैसे सड़क या स्कूल बनाने के लिए, कानून बनाकर और उचित मुआवजा देकर आपकी जमीन ले सकती है। अब आप इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो अब हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और इन सब का प्रोटेक्टर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अब इन अधिकारों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत समानता से करते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 हमारे संविधान की नींव है। इसे एक लिस्ट की तरह नहीं, एक विचार की तरह देखिए।
अनुच्छेद 14 दो बड़ी बातें कहता है। पहली, कानून के सामने सब बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ। जी, ये आइडिया हमने ब्रिटेन से लिया। इसका मतलब है, चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून सबके लिए एक है। दूसरी बात है, कानून का समान संरक्षण। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमने अमेरिका से लिया। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थिति में लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। जैसे अगर दो लोगों ने एक ही जैसा अपराध किया है तो उन्हें एक जैसी सजा मिलेगी। लेकिन इसी में अनुच्छेद 15 और 16 भी हैं जो भेदभाव को रोकते हैं और साथ ही आरक्षण की इजाजत भी देते हैं। क्या ये विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ आप कह रही हैं कोई भेदभाव नहीं होगा और दूसरी तरफ आप आरक्षण दे रहे हैं। ये विरोधाभास नहीं है, ये एक संतुलन है। और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जी। दुकानों, होटलों, कुओं पर सबको जाने का हक है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में बराबरी की बात करता है। लेकिन संविधान निर्माता ये भी जानते थे कि हमारे समाज में हजारों सालों से कुछ वर्गों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। सही बात है। उन्हें सिर्फ कागज पर बराबर कह देने से वो असल में बराबर नहीं हो जाते। इसलिए अनुच्छेद 15 और 4 और 16(4) में राज्य को उन पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण देने की शक्ति दी गई, ताकि वो दूसरों के बराबर आ सके। बिल्कुल। इसे कहते हैं सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 50% की सीमा भी लगाई थी। अच्छा, तो ये बराबरी लाने का एक तरीका है, न कि बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन। और बाकी के दो अनुच्छेद 17 और 18? अनुच्छेद 17 सामाजिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये छुआछूत यानी अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बनाता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधियां मतलब टाइटल्स? हाँ, महाराजा, राय बहादुर जैसी अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां खत्म कर दी गईं, ताकि कोई खुद को दूसरों से ऊंचा ना समझे। हाँ, सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियां जैसे डॉक्टर या कर्नल या भारत रत्न जैसे सम्मान दिए जा सकते हैं। क्योंकि वो योग्यता का प्रतीक है, जन्म का नहीं। एकदम सही। इसे याद रखने का एक तरीका भी है, डाउट। डी से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव 15, ओ से अपॉर्चुनिटी, अवसर 16, यू से अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता 17 और टी से टाइटल्स, उपाधियां 18। डाउट, ये तो बहुत साफ हो गया। अब बराबरी के बाद बात करते हैं आजादी की। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें तो बहुत कुछ आता है, खासकर अनुच्छेद 19, जिसकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर रोज होती है। हाँ, अनुच्छेद 19 इस अधिकार समूह की जान है। यह हमें 6 तरह की आजादियां देता है। 6? जी, बोलने और अभिव्यक्ति की, शांति से इकट्ठा होने की, संघ या समूह बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी पेशा या व्यापार करने की। इसे याद रखने का भी कोई तरीका है? हाँ, इसे हम सैमरो की तरह याद रख सकते हैं। S स्पीच, A असेंबली, A एसोसिएशन, M मूवमेंट, R रेजिडेंस, O ऑक्यूपेशन। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट, सरकार की आलोचना, विरोध प्रदर्शन, ये सब ताकत आपको अनुच्छेद 19 एक ए से ही मिलती है। लेकिन इसी अभिव्यक्ति की आजादी पर तो सबसे ज्यादा बहस होती है। इसकी सीमा कहाँ खत्म होती है? बिल्कुल, और यहीं वो युक्ति-युक्त प्रतिबंध वाली बात फिर से आती है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप देश की संप्रभुता, सुरक्षा या किसी की मानहानि के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये सीमाएं बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनका दायरा क्या हो, यह हमेशा बहस का विषय रहता है। और अनुच्छेद 21, जिसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन मैंने सुना है कि ये हमारे संविधान का सबसे विस्तृत अधिकार बन गया है। आपने बिल्कुल सही सुना। अनुच्छेद 21 सिर्फ 2 लाइन का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके इसे एक महासागर बना दिया है। पहले इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना समझा जाता था, बस। हाँ, लेकिन 1978 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेने से नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने से है। गरिमा के साथ जीना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक सम्मानित जीवन जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, वो सब इसमें शामिल है। इसी के बाद स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, आजीविका का अधिकार भी। जी, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में आजीविका का अधिकार भी इसमें जुड़ गया। उस केस में जब मुंबई में पटरी पर रहने वालों को हटाया जा रहा था, तो कोर्ट ने कहा कि आप उनकी आजीविका छीनकर उनके जीने का हक नहीं छीन सकते। वाह!
तो एक छोटे से अनुच्छेद ने लाखों लोगों को ताकत दी और इसी में 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। ये तो सच में एक छोटे से बीज से एक विशाल पेड़ बनने जैसी कहानी है। अब जरा बाकी अधिकारों पर भी रोशनी डालें। शोषण और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कई बार खबरों में रहते हैं। चौसे कारखानों या खदानों जैसी खतरनाक जगहों पर काम करवाना गैर कानूनी बनाता है। ये हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25-28 भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए बेहद अहम है। ये अधिकार हर व्यक्ति को अपनी आस्था और विवेक की आजादी देता है। मतलब कोई भी धर्म मानने की आजादी। हाँ, अनुच्छेद 25 आपको किसी भी धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 26 धार्मिक समूहों को अपने संस्थान चलाने का अधिकार देता है। 27 कहता है कि धर्म के नाम पर आपसे कोई टैक्स नहीं वसूला जा सकता। और 28 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। और अल्पसंख्यकों के लिए? उनके लिए हैं संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, अनुच्छेद 29-30। ये अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने और अपने शिक्षण संस्थान चलाने का हक देते हैं, ताकि भारत की विविधता हमेशा बनी रहे। ये सब अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर इनमें से किसी भी अधिकार का हनन हो, तो आम आदमी करे क्या? वो कौन सा दरवाजा है जिसे खटखटाया जा सकता है? और यही वो जगह है जहां संविधान हमें हमारा सबसे बड़ा हथियार देता है, एक ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र? जी, ये है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हैं, जैसे एक ताला बिना चाबी के। ये अधिकार आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। और हाई कोर्ट भी तो जा सकते हैं, दोनों में क्या फर्क है? हाँ, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी ज्यादा है। वो कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर ही सुनवाई कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी सुनवाई कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका खारिज नहीं कर सकता। अच्छा, और इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट क्या करता है? कोर्ट 5 तरह के विशेष आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट कहते हैं। रिट। ये रिट्स क्या हैं? इन्हें आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर, इन्हें कहानियों की तरह समझिए। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस? इसका मतलब है शरीर को पेश करो। सोचिए, पुलिस आपके किसी दोस्त को उठा ले जाती है और कुछ बताती नहीं। आप इस रिट के जरिए कोर्ट से कह सकते हैं कि उसे हमारे सामने पेश किया जाए, ताकि पता चले कि गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। अच्छा, और दूसरी? दूसरी है परमादेश, मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। मान लीजिए नगर निगम को आपके इलाके की टूटी सड़क ठीक करनी है, पर वो कर नहीं रहे। आप इस रिट के जरिए कोर्ट से उन्हें अपना काम करने का आदेश दिलवा सकते हैं। और अगर कोई अदालत अपने अधिकार से बाहर जाके काम करे? उसके लिए तीसरी और चौथी रिट है। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है रोकना। ये ऊपरी अदालत निचली अदालत को उसकी सीमा से बाहर जाने से रोकती है। फैसला आने से पहले? हाँ, और अगर फैसला आ चुका हो तो चौथी रिट है उत्प्रेषण, सर्ट्यूटरी। अगर छोटी अदालत ने गलत फैसला दे दिया है तो बड़ी अदालत उस फैसले को रद्द करके केस अपने पास मंगा सकती है। और आखिरी वाली? वो है अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो, मतलब आपका क्या अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ गया है तो कोर्ट इस रिट से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं और उसे हटा सकती है। तो ये अनुच्छेद 32 सच में एक मास्टर की है, जो बाकी सारे अधिकारों के तालों को खोलती है। ये पूरी चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही, सब कुछ दिमाग में एकदम साफ हो गया है। चलिए, तो इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए 1 मिनट का मेंटल मैप बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। संविधान का भाग 3, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, प्रेरणा अमेरिका से। कुल 6 अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, संस्कृति, शिक्षा और सबका रक्षक, संवैधानिक उपचार। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन से हटा। बिल्कुल। इन अधिकारों का ब्रह्मास्त्र है अनुच्छेद 32, जिसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। और हाँ, सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलने वाले विशेष अधिकार हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये तो एकदम परफेक्ट रिवीजन हो गया।
अब अगर हम इन अधिकारों के बारे में और गहराई से सोचना चाहें, तो कौन से सवाल हमें खुद से पूछने चाहिए? कुछ जरूरी सवाल हैं जिन पर सोचना चाहिए। जैसे पहला, अनुच्छेद 14 में कानून के सामने बराबरी और कानून का समान संरक्षण, इन दोनों में असल जिंदगी में क्या फर्क दिखता है? दूसरा, निजता का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 से निकला, आज के आधार कार्ड और सोशल मीडिया के युग में कितना सुरक्षित है? और अभिव्यक्ति की आजादी पर। हाँ, कि युक्तियुक्त प्रतिबंध के नाम पर क्या सरकार कभी-कभी अभिव्यक्ति की आजादी को ज्यादा दबा देती है? और आखिरी सवाल, आरक्षण की व्यवस्था जो सामाजिक बराबरी लाने के लिए थी, क्या आज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाई है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की धड़कन है और उन्हें जानना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जरूरी है। आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता हूँ। संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। सही कहा। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी की जिम्मेदारी है कि हम नफरत ना फैलाएं। हमारे घूमने फिरने की आज़ादी की जिम्मेदारी है कि हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। तो सवाल ये है कि हम एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? सोचिएगा जरूर।